हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 जनवरी 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं या कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। जितना भी अमाउंट आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि मिनिमम इतना पे करना है या इतना कंट्रीब्यूट करना है। आप जितना चाहें उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए ये सेशंस हेल्पफुल हो रहे हैं तो, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों के लिए ही रहेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ, आपके सहयोग के, आपके प्यार की और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसलिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो ज़रूर करें। चलिए, अच्छा, आज की न्यूज़पेपर पर चलेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ और वो ये है कि रिपब्लिक डे सेल कल 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और उसी उपलक्ष्य पर हमारे सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स पर आप लोगों के लिए 40% की फ्लैट सेल यहाँ पर रखी गई है। तो आपको हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ okul.co, उस पर आप जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। किसी भी पीडीएफ नोट्स या कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसको कार्ट में ऐड करें। पेमेंट करने से पहले एक कोड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ रिपब्लिक 40, और उससे आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो हमारा सी सेट का कोर्स है ना, जो सी सेट का अभी नया कोर्स जनवरी में शुरू हुआ है उसमें भी, और जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की 2025 प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर आप चाहें किसी और कोर्स में या इनमें से किसी में अगर एनरोल करना, तो आप 40% डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये सेल आप लोगों के लिए आज 25 है, 25, 26, 27 3 दिन के लिए रहेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी भी कोर्स वगैरह को लेकर, तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9150449990। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो लेट्स सी। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और आज के न्यूज़पेपर के अगर हम फ्रंट पेज की बात करें, वर्ल्ड पेज में कोई खास न्यूज़ नहीं है। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहली खबर है दैट इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वहाँ पर भी जो वक्फ पैनल को लेकर बात की गई है, जो है ना, इसको लेकर, ये वक्फ बिल को लेकर जो एक पैनल बनाया गया है, पार्लियामेंट्री पैनल, उसका चर्चाएं चल रही हैं। कुछ अपोजिशन के एमपीज़ ने इसका विरोध किया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भारत में भी आए हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दैट इज़ प्रबोवो सुबियांतो, ये भारत की यात्रा पर हैं और ये कल होने वाली 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसके ये मुख्य अतिथि हैं इस बार के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रोबोवो सुबियांतो दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड। और इनकी प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात होने की उम्मीद है। कल इनकी मुलाकात हमारे जो विदेश मंत्री हैं दैट इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनसे मुलाकात हुई है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पेरिस जा सकते हैं 10 और 11 फरवरी को। ठीक है, वहाँ पर एआई एक्शन समिट होने वाला है, उसमें भी वो भाग लेने जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो मैं आप लोगों के साथ आज 2 पेजेस में इंडिया और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के जो बायलैटरल टाइज़ हैं उनको लेकर आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इनको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। स्ट्रेंथनिंग इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल टाइज़, ये तो ओवरऑल है। इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रेजिलियंस को लेकर दोनों देशों की क्या भूमिकाएं हैं। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बात की जा रही है इन दैट कॉलम एंड यहाँ पर। और इसके बाद जो डिफेंस टाइज़ हैं, जो रक्षा संबंध है दोनों देशों के बीच में, उनको लेकर। तो बेसिकली ये आर्टिकल्स मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, है ना, वीकेंड भी है, कल संडे भी है, तो एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ज़रूर पिक करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार मेंस में पूछा जा सकता है। इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस को लेकर ओवरऑल रिलेशंस की बात हो रही है ना, टूवर्ड्स योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रेजिलियंस की बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है और डिफेंस टाइज को लेकर भी बात की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आसान है, समझ में बड़ा अच्छे से आ जाएगा। बट
इसमें से पॉइंट ज़रूर नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, सो दैट कि अगर क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप आंसर बढ़िया सा लिख पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लेन पेज पर, अच्छा एक्सप्लेन पेज पर चलने से पहले एक खबर और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक न्यूज़ और है, वो ये है पेज नंबर 11 पर। ये बात कर रहा है कि आयरन एज बिगेन इन तमिलनाडु हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अर्लियर देन बिलीव्ड। ठीक है, एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जब इंडिया में या बाकी पूरी दुनिया में जब आयरन एज या लौह युग की शुरुआत हुई, विच इज़ आफ्टर द स्टोन एज एंड आफ्टर द कॉपर एज, तो तमिलनाडु में उससे कई 100 वर्षों पहले ही आयरन एज जो है वो शुरू हो गई थी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस स्टडी में क्या कहा गया है, और यहाँ पर कोई आर्टिकल खास नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2 आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। एक तो ये है कि यूएस में जो है वो डिपोर्टेशंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कितने इंडियंस या कितने भारतीय जो है वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। डिपोर्टेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग वहाँ पर इलीगली रह रहे हैं या जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको अमेरिका से बाहर निकालना, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल यहाँ पर है कि क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना इज़ नॉट असेंशियल टू रिलीजन। ठीक है, कि किसी भी धर्म के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना असेंशियल नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 25 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आर्टिकल 19 जो 1 है, दैट इज़ फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम, उसका भी जिक्र किया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 आर्टिकल्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, और वो पूरा इंडिया इंडोनेशिया वाला आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं आज ही शेयर कर दूंगा, है ना, कल आप लोगों का संडे है तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आयरन एज बिगेन इन तमिलनाडु हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अर्लियर देन बिलीव्ड। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि तमिलनाडु में जो आयरन एज है, जो लौह युग है, उसकी शुरुआत जितना मानी जाती है उससे कई 100 वर्षों पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया गया है जो चैलेंज करता है लॉन्ग हेल्ड एजम्पशंस को। एजम्पशंस मतलब जो चीज़ मानी जाती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ आयरन एज। न्यू स्टडी में कुछ ऐसे एविडेंस या कुछ ऐसे सबूत या साक्ष्य मिले हैं कि उसमें यह कहा गया है कि जो एरिया जो आज की डेट में तमिलनाडु का है, वहाँ पर आयरन का इस्तेमाल कब से होना शुरू हुआ था, 4th मिलेनियम बीसी के फर्स्ट क्वार्टर से। ठीक है, 4th मिलेनियम बीसी के फर्स्ट क्वार्टर से ही वहाँ पर आयरन के यूज़ के एविडेंस मिले हैं। अब ये जो खुलासा या जो रिविलेशन हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिगरस रेडियोमेट्रिक डेटिंग फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेशनल लेबोरेटरीज। इसकी वजह से ये चीज़ पता लग पाई है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग की वजह से। तो इससे ये रीजन जो है, दैट इज़ तमिलनाडु का जो इलाका है, जो रीजन है, ये बन जाता है पायनियरिंग हब ऑफ अर्ली मेटलर्जी। ठीक है, अर्ली मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब जो आप मेटल्स का यूज़ करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो साइंस है, दैट इज़ मेटलर्जी कहलाती है। तो अर्ली मेटलर्जी का ये एक पायनियरिंग हब बन जाता है। पायनियर का मतलब होता है कोई भी किसी चीज़ की जो शुरुआत करता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ पायनियर इन दैट फील्ड। तो ये रीजन जो है इस वजह से क्या बन जाता है, अ पायनियरिंग हब बन जाता है अर्ली मेटलर्जी का। ठीक है, एंड सरपासिंग द ग्लोबल टाइमलाइंस बाय नियरली 2 मिलेनिया। यानी कि ग्लोबल टाइमलाइंस जो है, मतलब जो माना जाता है कि दुनिया में कब से आयरन एज की शुरुआत हुई, आयरन का यूज़ होना शुरू हुआ, उससे लगभग 2 मिलेनियम पीछे, मतलब 2 मिलेनियम पहले आप कह सकते हैं, यहाँ पर आयरन के यूज़ के एविडेंस मिले हैं, दैट इज़ इन द तमिलनाडु रीजन। ठीक है, तो ये जो फाइंडिंग्स हैं विच प्रोवाइड एविडेंस दैट आयरन टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु डेट्स एज फार बैक एज 3345 BC। ठीक है, 3345 BC या ईसा पूर्व से यहाँ पर आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो एविडेंसेस हैं इनको सपोर्ट किया है बाय द एक्सेलरोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस एनालिसिस ने, जो कि कई सारे सैंपल्स पर कंडक्ट किए गए हैं फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट सच एज सिवागलाई, आडी चन्नालूर, मयिला दुमपरई एंड किलना मंडी। थोड़ा सा टिपिकल से नेम है, ठीक है, सदर्न स्टेट्स या सदर्न रीजन्स के नाम थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो सैंपल्स मिले हैं उनका जो एनालिसिस किया गया है, ठीक है, चाहे उनका एक्सेलरोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस किया गया हो या ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस एनालिसिस किया गया हो, उससे ये पता लगा है कि ये जो सैंपल्स हैं ये इतने पुराने हैं। ठीक है, अब देखो, अनटिल रिसेंटली, अभी तक ये माना जाता था कि आयरन एज जो है वो शुरू हुई है लगभग, खासकर इंडिया में अगर मैं बात करूं
तो आयरन एज शुरू हुई है 1500 से लेकर 2000 बीसी के आसपास, ठीक है, क्लोजली फॉलोइंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि जब इंडस वैली लगभग आप कह सकते हैं कि इंडस वैली का एंड हुआ, उसके आसपास ये शुरू हुई है, ठीक है, ऐसा अभी तक माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु से जो ये नया डेटा मिला है, ये इस टाइमलाइन को और पीछे पुश कर रहा है, ठीक है, मतलब पहले ये सजेस्ट कर रहा है कि इससे पहले मिला है, अभी नहीं। देखो, एक पैडी सैंपल मिला है फ्रॉम द बरियल अर्न इन सिवागलाई, दैट वाज डेटेड टू 1155 बीसी। जबकि एक चारकोल और पॉट शर्ट्स का मतलब होता है जो सिरेमिक मटेरियल है उसके टूटे हुए टुकड़े हिस्से, ये मिला है इसी सेम साइट से। इसमें ये कहा गया है कि ये लगभग 2953 बीसी से लेकर 3345 बीसी के बीच का हो सकता है, एंड मेकिंग इट द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। ये अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस है आयरन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कि इससे पहले दुनिया में कहीं पर भी आयरन के यूज़ के एविडेंस नहीं मिले हैं। फिर एक दूसरी साइट की अगर हम बात करें, दैट इज एट माइला दुमपरई। यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो लगभग 2172 बीसी के बताए गए हैं, सरपासिंग द अर्लियर बेंचमार्क्स ऑफ आयरन यूसेज इन द रीजन। पहले से माना जाता था कि इसके बाद आयरन यूज शुरू हुआ है, लेकिन ये उससे पहले के सैंपल्स पाए गए हैं। फिर जो अगली साइट है, दैट इज किलना मंडी, यहाँ पर एक सर्कोफेगस बरियल मिला है। सर्कोफेगस मतलब जो कॉफिन वगैरह में जो बरियल रहता था, है ना, वो लगभग 1692 बीसी का है, एंड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज द अर्लीस्ट डेटेड बरियल ऑफ इट्स काइंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अपने तरीके का ये सबसे पुराना या सबसे अर्लीस्ट बरियल है, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो इस रिसर्च के या इस स्टडी के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऑथर्स ने हाइपोथेसिस ये किया है कि कॉपर एज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द आयरन एज ऑफ सदर्न इंडिया मे हैव बीन कंटेम्परेनस। यानी कि जब नॉर्दर्न इंडिया में, जब उत्तर भारत में कॉपर एज या ताम्र युग चल रहा था, उसी समय सदर्न इंडिया में क्या चल रही थी, आयरन एज, लौह युग जिसको कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के समकालीन है, कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि व्हेन द कल्चरल जोन्स लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है, जनरली जो विंध्यास पहाड़ियाँ हैं, है ना, उनको सदर्न और नॉर्थ के बीच का डिवाइड माना जाता है। तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास के जब कल्चरल जोन्स एक्सपीरियंस कर रहे थे कॉपर एज, तो साउथ ऑफ विंध्यास जो है वो एंटर कर गया था, माइट हैव एंटर्ड, मतलब एंटर कर गया होगा इन दी आयरन एज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी ऑफ कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड कॉपर ओर, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के जो ओर है या कॉपर का जो अयस्क है, तांबे का जो अयस्क है, उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी। तो इसलिए ये लोग आयरन एज में जो है वो इस समय पहुँच गए। इसीलिए ये कहा गया है कि नॉर्थ इंडिया की कॉपर एज और आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया की आयरन एज, ये जो है दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन है, दोनों लगभग एक ही समय पर हो रहे थे। मतलब जब नॉर्थ इंडिया में कॉपर एज चल रही थी, तो सदर्न इंडिया जो है वो आयरन एज में एंटर कर गया था। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इसमें कई सारी तरीके की अलग अलग मेटलर्जिकल टेक्निक्स भी रिवील हुई हैं। 3 तरीके की आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं एट कोडुमनाल, चेट्टीपालायम एंड पेरुंगलूर, ठीक है। आयरन स्मेल्टिंग का मतलब होता है जो आयरन ओर में से आयरन को अलग किया जाता है फर्नेस में हीट करके, दैट इज नोन एज आयरन स्मेल्टिंग। तो 3 तरीके की आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस यहाँ पर मिली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का या टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, मेटलर्जिकल टेक्निक्स का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आयरन ओर से आयरन को अलग करने के लिए इनोवेशंस हो रही थी। जो कोडुमनाल की सर्कुलर फर्नेस है, उसमें टेम्परेचर पहुंच जाता था लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए सफिशिएंट था। और ये फाइंडिंग्स हाईलाइट करती है कि रीजन्स की टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन इन प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल आयरन टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं जो इस स्टडी में सामने बात आई है, वो ये हाईलाइट करती हैं कि इस रीजन की जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है, कि मतलब टेक्नोलॉजी में ये लोग कितने ज़्यादा आगे थे, है ना, और इस तरीके की आयरन फर्नेस, आयरन स्मेल्टिंग फर्नेस का यूज़ करके ये स्पॉन्ज आयरन बना रहे हैं, ड्यूरेबल आयरन टूल्स और वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई। इसके बाद ये लिखा गया है कि ग्लोबली जो आयरन एज है हैज़ लॉन्ग बीन एट्रीब्यूटेड टू द हिटाइट एम्पायर इन एनाटोलिया, where iron technology is believed to have emerged around 1300 BC. However, the Tamil Nadu findings challenge this. यानी कि इंडिया में तो मैंने आपको बताया कि लगभग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने एंड की तरफ थी 1500-2000 BC के आसपास, उस समय पे
आयरन एज शुरू हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लोबली यानी कि पूरे दुनिया में, तो लगभग 1300 बीसी के आसपास जो एनाटोलिया रीजन है उसका जो हिटाइट एम्पायर है वहाँ पर माना जाता है कि आयरन एज की शुरुआत हुई है। लेकिन तमिलनाडु में जो भी ये फाइंडिंग्स हुई हैं वो इस चीज़ को चैलेंज करती हैं, ठीक है। इसके बाद इस स्टडी में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो इस लो एरिया के लोग थे, दे मास्टर्ड द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग आयरन, ठीक है। आयरन स्मेल्टिंग की जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उसमें भी यहाँ के लोग काफ़ी मास्टर हुआ करते थे, क्योंकि इसमें 1200 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी। और आज से लगभग 5300 साल पहले, है ना, हम लोग अभी 2000 में चल रहे हैं, तो आज से 5000 साल पहले मतलब 5300 साल पहले का मतलब वही हो गया 3300 के आसपास। तो उस समय से ही यहाँ के लोगों को आयरन स्मेल्टिंग जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ में भी उन लोगों को महारत या मास्टरी हासिल थी। ये चीज़ें जो हैं इस स्टडी में सामने आई हैं, ठीक है। तो आयरन एज वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयरन एज, कॉपर एज, जितनी भी मतलब ये एजेस हैं, कौन सी एज पहले आई, कब आई, और या फिर इनकी जो टाइमलाइंस वगैरह हैं उसको लेकर भी सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकता है। और लास्ट ईयर से एक ट्रेंड और शुरू हुआ है यूपीएससी का, अगर आपने पेपर देखा हो कि पहले मैच द फॉलोइंग में सिर्फ 2 कॉलम्स आते थे, लास्ट ईयर से यानी कि 2024 के पेपर से आपने देखा होगा कि अब वो 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम के मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, और नई स्टडीज़ जब कुछ आती हैं तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ बी रेडी और थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यूएस में डिपोर्टेशंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो कितने भारतीय जो हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटीज़ ने लगभग 538 इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया है और हंड्रेड्स को यानी कि कई 100 जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों के अंदर ही ये काम शुरू हो चुका है वहाँ पर। अब डिपोर्टेशन जो है वो कैसे काम करता है, देखो, डिपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि जो नॉन सिटीजन है यानी कि जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, नॉन सिटीजन्स को यूएस से रिमूव किया जाता है फॉर वायलेटिंग द इमिग्रेशन लॉ। कि अगर कोई अमेरिका में दाखिल हो गया है, एंटर हो गया है, और उसने इमिग्रेशन लॉज को फॉलो नहीं किया है ना, और वो नॉन सिटीजन है, ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है अमेरिका से, ठीक है। अब जो यूएस है वो ऐसे नॉन सिटीजन्स को क्या कर सकता है, डिटेन या डिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे जो नॉन सिटीजन्स जो किसी तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स में, किसी आपराधिक गतिविधि में अगर शामिल हैं, और अगर वो पब्लिक सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अगर वो खतरा हैं, और या फिर वो उनके जो वीज़ा के नॉर्म्स होते हैं अगर उसको वॉयलेट या उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको डिटेन या डिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। द फॉरेन नेशनल मे बी हेल्ड इन अ डिटेंशन सेंटर बिफोर ट्रायल और डिपोर्टेशन। जो फॉरेन नेशनल है यानी कि कोई विदेशी नागरिक जो है, जो अमेरिका के सिटीजन नहीं है, उनको डिटेंशन सेंटर में भी रखा जा सकता है उनके ऊपर ट्रायल चलने से पहले या उनको डिपोर्ट करने से पहले। यूएस का जो इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट है वो एक एक्सपेडिटेड रिमूवल की बात भी करता है। एक्सपेडिटेड रिमूवल प्रोसेस सर्टेन फॉरेन नेशनल्स के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में जो यूएस में एंटर हुए हों विदाउट इंस्पेक्शन, ठीक है, कि बिना किसी इंस्पेक्शन के या इलीगल तरीके से विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो अगर अमेरिका में दाखिल हुए हैं, तो उनको बाहर करने के लिए एक्सपेडिटेड रिमूवल प्रोसेस भी वहाँ पर चलाया जाता है। एक्सपेडिटेड रिमूवल जो है वो तब होता है जब कोई नॉन सिटीजन कम्स टू द यूएस विदाउट प्रॉपर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। वही मैंने आपको बताया कि सही तरीके के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लेकर वो अमेरिका में नहीं आया है, या उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फोर्स्ड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, जो उनके वीज़ा के नॉर्म्स हैं वो उसके साथ कंप्लाई नहीं करता है ना, और या फिर जो बाकी एंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहा है, उनके जो नॉर्म्स वगैरह हैं, जो रेगुलेशंस हैं उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके केस में एक्सपेडिटेड रिमूवल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है ऑन एक्सपेडिटेड रिमूवल ऑफ एलियंस, इसका जो एक डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि नॉन यूएस नेशनल्स मतलब जो अमेरिकी नागरिक नहीं है, ठीक है, जिनको एलियंस कहा गया है, हु डू नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग देयर एंट्री और कंटिन्यूड प्रेजेंस इन द यूएस मे बी सब्जेक्टेड टू रिमूवल। ठीक है, कि जो अपनी एंट्री को लेकर और अमेरिका में अगर उनकी मतलब एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने अभी एंटर किया हो,
या ये हो सकता है कि वो अमेरिका में पहले से हों और वहाँ पर रह रहे हों, तो उनकी एंट्री या कंटिन्यूड प्रेजेंस को लेकर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो उसको मीट नहीं करते हैं तो उनका रिमूवल किया जा सकता है। ठीक है, जो एक्सपेडिटेड रिमूवल है क्रिएटेड बाय दी, ये प्रोसेस को क्रिएट किया गया है बाय द इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड इमिग्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 1996। ये परमिट करता है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कि वो समरली रिमूव करें एलियंस को अराइविंग एट अ डेजिग्नेटेड यूएस पोर्ट ऑफ एंट्री, दैट इज जिनको अराइविंग एलियंस कहा गया है, विदाउट फर्दर हियरिंग और रिव्यू इफ दे आर इनएडमिसिबल। ठीक है, कि मतलब जो ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, इसको ये परमिशन है या इसके पास ये पावर है कि वो एलियंस को रिमूव कर सकता है जो डेजिग्नेटेड यूएस पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब जहां से यूएस में एंट्री करनी है, ठीक है, वहां पर अगर वो आ रहे हैं उनको, अगर और वो इनएडमिसिबल है, मतलब वो अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं अमेरिका में एंटर करने की, तो उनको विदाउट हियरिंग, ठीक है, बिना किसी सुनवाई के या बिना किसी रिव्यू के उनको यहाँ से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब कई सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो कुछ भारतीय नागरिक हैं, वो इमिनेंट डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं, वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आर लाइकली टू हैव बीन एप्रीहेंडेड आइदर एट अ डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑफ एंट्री और नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर व्हेन ट्राइंग टू एंटर और शॉर्टली आफ्टर एंटरिंग द यूएस। उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, या तो जो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑफ एंट्री है वहाँ पर, या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके नज़दीक, जब वो अमेरिका में एंटर कर रहे थे या उसके कुछ समय के बाद ही उनको वहाँ पर पकड़ा गया है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादातर इंडियंस, तो उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो क्या वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है? तो रूल्स तो ये कहते हैं कि एक नॉन सिटीजन जो है, जिसको क्लासीफाई किया गया है एज अ एलियन otherwise subjected to expedited removal who expresses an intent to apply for asylum or a fear of persecution if returned to a particular country is entitled to administrative review of that claim before being removed। देखो यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो नॉन सिटीजन है, ठीक है, जिसको अदरवाइज, जिसको क्या कहा गया है, एलियन, ठीक है, अगर वो एक्सपेडिटेड रिमूवल के सब्जेक्टेड नहीं है, मतलब इफ ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सपेडिटेड रिमूवल, और वो ऐसी मंशा या ऐसी इच्छा जाहिर करता है कि उसको अमेरिका में असाइलम चाहिए, शरण चाहिए, या फिर वो ये कहता है कि अगर मैं वापस किसी देश में गया तो मेरा परसिक्यूशन हो सकता है, मतलब मुझे मार दिया जाएगा, है ना, मेरे साथ प्रताड़नाएं होंगी, तो उस केस में उसके क्लेम का एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया जाता है। ठीक है, उसको रिमूव करने से पहले। असाइलम इज द ओनली फॉर्म ऑफ रिलीफ दैट गिव्स सच नॉन सिटीजन अ परमानेंट लीगल फुटहोल्ड इन द यूएस। असाइलम या शरण लेना ही एकमात्र ऐसी राहत है, ऐसी रिलीफ है जो ऐसे नॉन सिटीजन को एक परमानेंट लीगल फुटहोल्ड देता है कि वो अमेरिका में रह सकते हैं। अ नॉन सिटीजन क्लासिफाइड एज एन एलियन हु शोज अ क्रेडिबल फियर ऑफ परसिक्यूशन इज प्लेस्ड इन फॉर्मल रिमूवल प्रोसीडिंग्स रादर देन एक्सपेडिटेड रिमूवल। ठीक है, तो ऐसे एलियंस जो ये कहते हैं कि उनको परसिक्यूशन का फियर है कि अगर वो किसी देश में वापस जाते हैं या उनको भेजा जाता है तो उनके साथ परसिक्यूशन उनका हो सकता है, उनको मारा जा सकता है, इस बात का अगर वो खतरा दर्शाते हैं, है ना, तो उनको फिर जो फॉर्मल रिमूवल प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स है, उसमें प्लेस कर दिया जाता है, एक्सपेडिटेड रिमूवल में नहीं रखा जाता। अब हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ डिपोर्टेशन, अब इनको देश से बाहर भगाने का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो कौन उठाता है? तो डिपोर्टेशन हो उससे पहले एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका छोड़ सकता है, अगर उसको लगता है कि मेरा डिपोर्टेशन हो सकता है तो वो अपने खर्चे पर अमेरिका छोड़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडियंस हैं, अगर उनमें से कोई ऐसे इंडियंस हैं जिनको लगता है कि यार हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और अगर हमारे ऊपर कार्रवाई हुई तो वी कैन ऑल्सो फेस डिपोर्टेशन, तो वो अगर चाहें तो अपने खर्चे पर वापस इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है वॉलंटरी डिपार्चर, कि वो खुद की इच्छा से या स्वेच्छा से जो है वो वहाँ से चले गए। लेकिन यूएस का जो इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट है, उसका जो एयर ऑपरेशंस है, दैट इज़ आईसीई का जो प्राइमरी एयर ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है, वो फैसिलिटेट करता है द ट्रांसफर एंड रिमूवल ऑफ नॉन सिटीजन्स वाया कॉमर्शियल एयरलाइंस एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स इन सपोर्ट ऑफ आईसीई फील्ड ऑफिस एंड डीएचएस इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये जो यूएस का इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के एयर ऑपरेशंस हैं, वो इनको सपोर्ट करता है, मतलब वो फैसिलिटेट करता है कि इनको यहाँ से रिमूव किया जाए। ठीक है, अपने कॉमर्शियल एयरलाइंस और जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उसके थ्रू। ठीक है, IAO also operates special high risk chartered flights on an as needed basis, जब ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से
वो हाई रिस्क चार्टर्ड फ्लाइट्स भी ऑपरेट करता है टू रिपैट्रिएट नॉन सिटीजन सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर्स ऑफ रिमूवल टू लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि जिनके ऊपर फाइनल ऑर्डर्स ऑफ रिमूवल के सब्जेक्टेड अगर वो हैं तो उनको दुनिया में कहीं भी अगर भेजना है तो वो ये काम करते हैं। दिस में इंक्लूड नॉन सिटीजन्स हु हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ रिमूवल। ठीक है, मतलब ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फाइनल ऑर्डर्स ऑफ रिमूवल को कंप्लाई नहीं किया है। सिक्योरिटी रिस्क और अदर रिस्क फैक्टर्स ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आईओ के पास टोटल 12 एयरक्राफ्ट हैं, उसके जो ऑपरेशनल लोकेशंस है एट द एरिजोना, टेक्सास, लुसियाना और फ्लोरिडा, वहाँ पर। ठीक है, मतलब ये खुद से ही वो काम करते हैं, है ना, उसको मतलब बाहर भेजने का। अब जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं उनका स्टेटस या उनकी स्थिति क्या है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो कदम उठाया है डिपोर्टेशन का, इससे लगभग 20,000 से ज़्यादा जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं उनको उनके ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये इंडियंस जो हैं ये या तो फाइनल रिमूवल ऑर्डर फेस कर रहे हैं, मतलब कि दे मस्ट लीव द कंट्री और फेस लीगल कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग पोटेंशियल डिटेंशन एंड बैरियर्स टू फ्यूचर री एंट्री। ठीक है, कि या तो ये खुद छोड़ के चले जाएं और अगर नहीं जाते हैं तो फिर इनके साथ कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, इनको डिटेंशन में रखा जा सकता है और इनके वापस दोबारा कभी भी अमेरिका में आने पर बैन या पाबंदी भी लग सकती है। और आर करेंटली इन डिटेंशन सेंटर्स ऑफ द आईसीई। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि जो 20,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं उसमें से या तो कुछ फाइनल रिमूवल ऑर्डर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है वो अभी ये जो आईसीई है इसके डिटेंशन सेंटर्स में है। इनमें से लगभग 17,940 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस ये डिटेंशन में नहीं है और ये फाइनल रिमूवल ऑर्डर के अंडर में है। ठीक है, लगभग 18,000 के आसपास, और 2-2,500 के आसपास जो है वो डिटेंशन में है अंडर द आईसीईज एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस, है ना। और रिसेंट ईयर्स में देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन डिपोर्टेशंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम द यूएस। हाल ही के वर्षों में जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनके डिपोर्टेशन में बढ़ोतरी आई है और स्टडी इंक्रीज है, लगातार बढ़ रहा है। आईसीई की रिपोर्ट ये कहती है कि होंडुरास, मेक्सिको, ग्वाटेमाला एंड एल सल्वाडोर, ये सारे के सारे जो हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। दे रिमेन द टॉप कंट्रीज वेयर सिटीजन्स आर डिपोर्टेड और रिपैट्रिएटेड फ्रॉम द यूएस, कि मतलब यूएस से इनको जब बाहर किया जाता है तो ये इन देशों में इनको छोड़ दिया जाता है। हाउएवर इंडियन फिगर्स अबव चाइना एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स ब्राज़ील। ठीक है, इंडिया की जो संख्या है, मतलब इंडिया से कितने लोगों को डिपोर्ट किया जाता है इंडियंस को, उनकी संख्या चाइना से ज़्यादा है। ठीक है, और लगभग ब्राज़ील के बराबर है। 2019 में लगभग 1616 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया था। ये संख्या बढ़ के 2020 में 2300 के आसपास हो जाती है। पोस्ट कोविड ईयर्स 2021, 22, 23 में नंबर जो है वो थोड़ा सा कम होते हैं, 292, 276, 370 के आसपास, लेकिन ये नंबर पिछले साल बढ़ के फिर 1529 हो गया। और इन कंपैरिजन अगर 2024 की हम बात करें, जब इंडियंस कितने डिपोर्ट किए गए थे 1500 से ज़्यादा, तो चाइनीज़ डिपोर्ट किए गए थे 517 और 1860 के आसपास जो है वो ब्राज़ीलियंस डिपोर्ट किए गए थे यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिपोर्टेशन ऑफ नॉन यूएस सिटीजन्स और यू कैन से इलीगल इमिग्रेंट्स और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स फ्रॉम द यूएस। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो इसको आप लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में भी ले सकते हैं, है ना, और इंडिया अमेरिका रिलेशन में भी बात कर सकते हैं इसकी, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस का जिक्र भी किया गया है। बट इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिपोर्टेशन एक, मतलब मैं वैसे तो खैर मैं नहीं कह सकता ऐसी बात, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस इस बार, खासकर जो इस बार का प्रीलिम्स होगा 25 मई के दिन, उसमें यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है। एक डिपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ठीक है, अभी एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये कल शायद बताना भूल गया, जो सिटीजनशिप वाला इशू है ना, जो हमने कल भी मैंने शायद जिक्र तो किया था उसका, कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करने की बात इन्होंने कही है ना, और लेकिन उसको वहाँ के जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने कहा है कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार इंडियन का जो, मतलब जो इंडिया का सिटीजनशिप के प्रोविजंस है उसको लेकर और अमेरिका के जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं उसको लेकर कंपैरिजन बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है, मे बी प्रीलिम्स में आ जाए, या इंडिया के जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं उसको लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा उस पार्ट पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। पार्ट 2 है ना, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो आपका सिटीजनशिप की बात करता है, वो अच्छे से पढ़िएगा, सारे प्रोविजंस उसके। और
अमेरिका के जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़िएगा और दोनों का कंपैरिजन देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, क्योंकि ऐसा चांसेस बन रहा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिपोर्टेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मैंने आपको कल एक टॉपिक और कवर कराया था, दैट इज मीम कॉइन्स। आपको अगर याद हो, डॉलर ट्रंप, डॉलर मेलानिया की व्हाट आर मीम कॉइन्स, है ना, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हमने कल और डिस्कस किया था, दैट इज CBP1 ऐप, है ना, जो इस तरीके के जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनके लिए जो अपॉइंटमेंट्स का अप्रूवल वगैरह होता है या जो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ, उन चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए वो एक ऐप था, दैट इज़ CBP1 ऐप। उसको भी बंद कर दिया है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस इशू से रिलेटेड हैं अभी, क्योंकि अमेरिका अभी चर्चाओं में इसीलिए है बिकॉज अभी यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूछा जाएगा ही जाएगा, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, और हाँ, अभी उससे पहले भी एक और था जो हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर बात की थी, तो वो वाला रीजन को आप थोड़ा सा मैप में भी देखिएगा। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो हमने कवर किया था, बट मैप हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो एक बार आप लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके आसपास के कौन से देश हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, ठीक है, या कोई और इंटरनेशनल वहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर आर चांसेस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा फिर से कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, बट पूछा जा सकता है, देयर आर चांसेस। इसी तरीके से थोड़ा बहुत प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली तो आप UPSC के पेपर में नहीं कह सकते कि हाँ ये आएगा ही आएगा, बट देयर आर एब्सोल्यूट चांसेस कि हाँ इन टॉपिक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इश्यूज़ लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात, अमेरिका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको ये भी याद होगा, हमने डिस्कस भी किया है डिटेल में 2-3 आर्टिकल्स में, कैलिफोर्निया में जो फायर्स हैं, तो कैलिफोर्निया का रीजन है ना, वहाँ पर हमने बात की थी, सियरा नवादा की बात की थी, वहाँ पर हमने बात की थी जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वाला रीजन है उसकी बात की थी। तो ये सारे के सारे रीजन्स को आप वैसे भी कि वाई दे आर इन न्यूज़, और उनका जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जोग्राफी थ्रू मैप्स वाले पर्सपेक्टिव से भी उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है, इसके आसपास कौन से रीजन्स लगते हैं। ठीक है ना, आई होप क्लियर है। चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इश्यूज़ या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से मुझे लग रहा है, एक वेग इंट्यूशन भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन एटलीस्ट एक, ठीक है, इफ़ नॉट मोर एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नाउ इस आर्टिकल पर आते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा है कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इज़ नॉट एसेंशियल टू रिलीजन, कि किसी भी धर्म के लिए स्पीकर, लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो असेंशियल नहीं है। अब देखो ये क्या मामला है, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नो वन कैन क्लेम दैट देयर राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन हैज़ बीन वायलेटेड व्हेन परमिशन टू यूज अ लाउड स्पीकर इज़ डिनाइड, कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि, मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं दी जाती, आपको इजाज़त नहीं दी जाती है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसका जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, ठीक है ना, आर्टिकल 25 की जो बात कर रहे हैं, कि उसका जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है वो वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बात साफ साफ कही है। बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को समझिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल है। एग्जाम में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर किसी को करने से मना किया गया है तो वो ये नहीं कह सकता कि उसका जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है वो वायलेट हो रहा है। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा है। लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स का इस्तेमाल कैन नॉट बी डीम्ड एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस दैट ऑट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ठीक है, कि लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, यानी कि जिसके थ्रू सभाएं वगैरह संबोधित की जाती हैं, लोगों को एड्रेस किया जाता है, उनके इस्तेमाल को असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, नहीं माना जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और नहीं माना जा सकता तो फिर इनका ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इनको लॉ से प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पर 2 जजों की बेंच, दैट इज़ जस्टिस अजय एस गडकरी एंड श्याम सी चंदक, इन्होंने एक ग्रेडेड पेनाल्टी सिस्टम भी प्रिस्क्राइब किया है कि जब नॉइज़ पॉल्यूशन की कंप्लेंट्स अगर किसी भी सिटीजन के द्वारा फाइल की जाती हैं तो ग्रेडेड पेनाल्टी सिस्टम की, मतलब पहली बार अगर होगा तो क्या पेनल्टी होगी या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा,
उस तरीके की बातें की है। फिर सेकंड टाइम होगा तो क्या दिया जाएगा वो सब, ठीक है। अब ये मामला जो है क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी दो रेसिडेंट एसोसिएशंस के द्वारा, जो मतलब रेसिडेंट एसोसिएशन या जो RWA जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके द्वारा मुंबई के सबर्बन नेहरू नगर, कुर्ला ईस्ट और चूना भट्टी एरियाज में। और वो किसके अगेंस्ट की गई थी? अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स बाय मॉस्क्स एंड मदरसाज बियॉन्ड परमिसेबल डेसिबल लिमिट्स एंड ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड आवर्स। कि वहाँ पर ये पिटीशन लगाई गई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि यहाँ पर कुछ मस्जिदों में और कुछ मदरसों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है वो जितना डेसिबल लिमिट होना चाहिए, मतलब जितना उसका नॉइस का लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा लेवल पर वो बजाए जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा लेवल पर उनका यूज़ हो रहा है लाउड स्पीकर्स का और ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है उनका। और जो प्रोहिबिटेड आवर्स होते हैं कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस समय भी किया जा रहा है। इस तरीके की रिट पिटीशन यहाँ पर लगाई गई है। अब नॉइस पॉल्यूशन को लेकर जो लॉ या कानून है, तो अंडर दी नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, नॉइज लेवल्स इन रेसिडेंशियल एरियाज, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं यानी कि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोगों के घर वगैरह हैं, वहाँ पर दिन के दौरान जो नॉइज़ का लेवल है वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। डेसिबल इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ साउंड, कि जिसमें आप साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। दिन के समय में 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं, और रात के समय में 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का जो सेक्शन 38 है वो पुलिस को अलाउ करता है कि वो म्यूज़िक, साउंड और नॉइज़ स्टॉप करा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, एंड टू रेसेंड, मॉडिफाई और ऑल्टर द परमिशंस टू यूज लाउड स्पीकर्स। और लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करने की जो इजाज़त या जो परमिशन है उसको रेसेंड करने का मतलब है रिवोक करना, रद्द करना, खत्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये परमिशन पुलिस को दी गई है, महाराष्ट्र की पुलिस को, इसका जो वहाँ का जो स्टेट लेवल का एक्ट है उसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद नवंबर 2023 में एक एफिडेविट में यहाँ पर पुलिस ने ये कहा कि जो 2 मॉस्क हैं इन द कुर्ला एरिया, ठीक है, कुर्ला एरिया में जो 2 मॉस्क हैं, जो 2 मस्जिदें हैं, वहाँ पर नॉइज़ का लेवल 79.4 और 98.7 डेसिबल्स था, जो कि परमिसेबल लिमिट से तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इन केसेस में दैट इन केस सेवरल रिलीजियस प्लेसेस इन द विसिनिटी आर यूजिंग लाउड स्पीकर्स, the cumulative sound levels of all loudspeakers and voice amplifiers in use at a particular point of time and not the individual ambient noise limit of 55 और 45 डेसिबल should be considered। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर कई सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मस्जिदें कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हैं मान लीजिए, और सब जगह अगर इस तरीके के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो सबकी आवाज़ एक साथ, मतलब अगर एक ही समय पर वो सारे के सारे लाउड स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है तो सबकी आवाज़ को मिलाकर 55 डेसिबल दिन के समय और रात के समय 45 डेसिबल की जो लिमिट है वो सारे लाउड स्पीकर को मिला के जो है वो मेजर की जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल से तो 55 डेसिबल से कम आ रही है या 45 डेसिबल से कम आ रही है, ऐसा कोर्ट ने कहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल की नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव सबकी मिला के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस या जो निर्देश दिए हैं, क्योंकि सिंस द पेटिशनर्स हैड प्लीडेड दैट द पुलिस वर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट्स, द कोर्ट इशूड डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑन हाउ टू डील विथ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू नॉइज पॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर जो पेटिशनर्स हैं उनका ये कहना था कि पुलिस उनकी कंप्लेन है, जो उनकी शिकायत है, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, तो कोर्ट ने जो है वो सरकार को और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन के इन तरीके के मामलों से संबंधित जो भी शिकायत या कंप्लेंट आती है उसको कैसे डील करना है, ठीक है। अब ये जो प्ली थी, ये जो याचिका थी, वो अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन थी फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो कोर्ट कॉशन्ड द पुलिस टू एक्ट विदाउट आइडेंटिफाइंग द कंप्लेनेंट, मोर सो टू अवॉइड सच कंप्लेंट्स बीइंग टारगेटेड ऑफ इलविल और डेवलपिंग हेट्रेड, ठीक है। क्योंकि अब ये मामला बेसिकली क्या था, ये कहीं किसी भी आम जगह से नॉइज़ पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही थी, है ना। इस केस में बात हो रही थी नॉइज़ पॉल्यूशन फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप वैसे भी अपने आप में एक कंटेंशियस इशू है ना, एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। तो इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस को कंप्लेनेंट, मतलब जो शिकायत करता है, उसको आइडेंटिफाई किए बिना, या उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
मतलब ये ना कहें कि वो किसी विशेष समुदाय का है, किसी विशेष धर्म का है, या दूसरे के खिलाफ ये कोई इल विल दुर्व्यवहार की या हेट्रेड की या दुश्मनी की, है ना, या ईर्ष्या की भावना से ये एक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो एक्शंस बताए हैं कैसे डील करना है, कि द स्टेट शुड हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू कंट्रोल डेसिबल लेवल्स इन लाउड स्पीकर्स एंड अदर साउंड एमिटिंग गैजेट्स यूज्ड एट एनी रिलीजियस प्लेस, कि किसी भी धार्मिक स्थल या रिलीजियस प्लेस पे जो भी लाउड स्पीकर या जो भी ऐसे आवाज़ जिनसे निकल रही है, ऐसे गैजेट्स का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए डेसिबल लेवल्स को या साउंड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। वन वे टू डू दिस वुड बी टू कैरी आउट कैलिब्रेशन और ऑटो फिक्सेशन ऑफ द डेसिबल लिमिट इन दीज स्पीकर्स। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि ऑटो फिक्सेशन या कैलिब्रेशन लिमिट जो है वो इनमें फिक्स की जाए। ठीक है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर्स शुड यूज अ डेसिबल लेवल मेजरिंग मोबाइल एप्लीकेशन टू चेक फॉर वायलेशंस। ठीक है, यह इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको डेसिबल नापने वाला, ठीक है, डेसिबल का जो स्तर है वो नापने वाला मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, ताकि वो इस तरीके के वायलेशंस अगर कहीं पर हो रहे हैं तो उनको चेक कर सकें। और हाईकोर्ट ने यहाँ पर 4 स्टेप गाइडेड पेनल्टी सिस्टम बताया है कि वो पुलिस उसको शुरू कर सकती है अगर पहली बार कोई ऑफेंस करता है। ठीक है, जो पहली बार ऑफेंस करता है उसको आप छोड़ सकते हैं, यू कैन लेट ऑफ, उसको लेट ऑफ कर सकते हैं एक कॉशन देके, एक चेतावनी देके कि भैया यहाँ से आपके वहाँ से आवाज़ बहुत तेज आ रही है, आप इसको बंद कर दीजिए या आवाज़ कम कर लीजिए, ऐसा कह के पहली बार में चेतावनी देके छोड़ा जा सकता है। और अगर रिपीट वायलेशंस होते हैं, है ना, एक बार कहने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता, अगर कोई दोबारा इस तरीके की हरकत करता है तो उसके ऊपर फाइन्स जो हैं वो लगाने की बात की गई है। ठीक है, इस तरीके के जो भी कंसर्न ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर फाइन या जुर्माना लगाने की बात की गई है, और उनको फिर वार्निंग भी दी जानी चाहिए कि अगर उन्होंने और फर्दर आगे और वायलेशंस किए तो उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा। लेकिन अगर इस सब के बावजूद फिर से वायलेशंस होते हैं तो पुलिस जो है वो लाउड स्पीकर को सीज़ कर ले, पहली बार में नहीं करेगी, पहली बार में सिर्फ कॉशन दे के छोड़ेगी, दूसरी बार में फ़ाइन की बात करेगी और ये कहेगी कि अगर आगे और ज़्यादा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है या हमारे निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, इनका वायलेशंस किया जाता है डायरेक्शंस का, तो और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर फिर से वायलेशंस जारी रहते हैं तो पुलिस जो है वो लाउड स्पीकर को जब्त कर ले, सीज कर ले, और साथ ही साथ लाइसेंस फॉर देयर यूज़ एंड इनिशिएट अ कंप्लेंट अगेंस्ट दोज यूजिंग देम। ठीक है, कि उन इस तरीके के लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर जो लाइसेंस मिला है वो भी कैंसिल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है। ठीक, अब इसको लेकर एक प्रीवियस रूलिंग की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें इस केस को रेफर किया गया, 2016 का वर्डिक्ट है डॉक्टर महेश विजय बेडेकर वर्सेस महाराष्ट्र, जिसमें डायरेक्ट किया गया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रूल्स को, कि इनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जाए। 2016 की जो रूलिंग थी हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप कुड नॉट एस्केप बीइंग पेनलाइज्ड फॉर नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो नॉइज पॉल्यूशन का अगर वायलेशन कर रही हैं, उसके जो नियम वगैरह हैं उसका, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता, दे कैन नॉट एस्केप। ठीक है, एंड दैट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, और ये भी उसमें कहा गया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में, ध्यान रखिएगा, किसी भी धर्म में असेंशियल पार्ट नहीं है। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स कुड नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स कुड नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अंडर आर्टिकल 25 उसके अंतर्गत, और आर्टिकल 19(1)(a दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत राइट टू यूज द लाउड स्पीकर, इसको आप फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, ये कोर्ट ने 2016 में ही कहा है। 2016 में जो है एक पास्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर करते हुए ये कहा गया कि लाउड स्पीकर जो है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ जो साइलेंस जोन्स होते हैं, ठीक है, जो साइलेंस जोन्स होते हैं वहाँ पर हॉर्न्स मतलब जो गाड़ी के हॉर्न वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है, और जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर नाइट आवर्स में, रात के समय में भी इस तरीके की चीज़ों का प्रतिबंध है।
रूलिंग में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात को 10 बजे के बाद से लेकर मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, कोई कल्चरल या रिलीजियस ओकेजन अगर हो रहा है तो, लेकिन वो भी साल में सिर्फ 15 दिन, ठीक है, एक कैलेंडर ईयर के सिर्फ 15 दिन। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर ही आप कह रहे हैं कि हमारे वहाँ तो कल्चरल या रिलीजियस ओकेजन हो रहा है और हर दिन आप बजा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके बाद साइलेंस जोन्स क्या होते हैं, जो स्कूल्स वगैरह हैं या कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं, उनमें उनके आसपास जो 100 मीटर का दायरा होता है दैट इज़ नोन एज साइलेंस जोन्स। 2016 की रूलिंग में कुछ एक्सेप्शंस भी अलाउ किए गए हैं इन टाइम लिमिट्स इन क्लोज्ड प्रेमाइसेस फॉर कम्युनिकेशन इन ऑडिटोरियम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, कम्युनिटी हॉल्स एंड बैंकेट हॉल्स ड्यूरिंग नाइट आवर्स एंड इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। ठीक है, कि अगर मान लीजिए जो क्लोज्ड प्रेमाइसेस हैं, ठीक है, जो बंद इलाके हैं, वहाँ पर अगर ऑडिटोरियम्स हैं जैसे या कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं या बैंकेट हॉल्स हैं, वहाँ पर कुछ टाइम लिमिट्स में एक्सेप्शंस थोड़ा सा अलाउ किए गए हैं। और अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक इमरजेंसी में मान लीजिए कि कुछ चीज़ का अनाउंसमेंट करना है ना, तो उन सब चीज़ों के लिए भी एक्सेप्शंस जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्वेश्चन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है ना, कि क्या ये जो आपका राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है क्या उसका पार्ट है या नहीं है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो आर्टिकल्स हम लोग कवर करते हैं दे आर नॉट एज इफ़ कि कुछ भी उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया या पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आपको सारे आर्टिकल्स की जो रेलिवेंस है वो भी कहीं ना कहीं डेली बेसिस पर बताता हूँ, और आप खुद भी इन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आर्टिकल को पूरा इस तरीके से इसलिए कवर करता हूँ सो दैट कि आपको कंटेक्स्ट समझ में आए कि कहाँ का ये इशू है, क्या इशू है, इसलिए डिटेल में हम लोग देखते हैं क्योंकि इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ से पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसा याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो याद रखनी है कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है, कुछ एक्सेप्शंस इसमें अलाउ किए गए हैं, साइलेंस जोन्स के आसपास इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, डेसिबल लिमिट्स की जो बात की गई है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बस यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत इसमें याद रखनी होती हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसा रटना नहीं होता, बट मैं इसको इस तरीके से कवर इसलिए करता हूँ सो दैट कि आपको कंटेक्चुअल क्लैरिटी हो कि क्या कंटेक्स्ट चल रहा है और कहाँ से ये खबर निकल के आई है और इससे रिलेटेड क्या पूरे इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, पूरा का पूरा याद नहीं रखना होता है ना। ये जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो खैर इस बात का आइडिया है, लेकिन कभी कभार कुछ नए लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि इस तरीके से एक बोरिंग तरीका है, पूरा का पूरा आर्टिकल हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट बोरिंग। रादर अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो आपके लिए ये मतलब अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है इस तरीके से। अदरवाइज़ में अगर आपको चार चार लाइनें उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अगर एक पीपीटी बना के, है ना, एक प्रेजेंटेशन बना के अगर पढ़ाऊँ तो उसमें भले ही आपको लगेगा कि कंटेंट कम लग रहा है या टाइम कम लग रहा है, बट द थिंग इज़ कि वो समझने के लिए थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक फिर आपको वो क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना, बट यहाँ पर आप चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमारी जो रिपब्लिक डे की सेल है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। आपको हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स के ऊपर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह हमारे जो हैं वो नहीं हैं, मतलब वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको अगर कोई भी कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट मतलब डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और इस फैसिलिटी को या इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जाएं या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं, है ना, और 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। रिपब्लिक 40 कोड का यूज़ कर लें। जो CSET कोर्स है हमारा जो अभी 4 जनवरी से शुरू हुआ है, और UPSC 2025 की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी ये फैसिलिटी, ये ऑफ़र एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल ज़रूर करें। ओनली 849 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, GS, करंट अफेयर्स, CSET तीनों ही चीज़ें। देन अगर आप GS और करंट अफेयर्स चाहते हैं तो ओनली एट 699 मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं ओनली एट 449। ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट 299 में, और सिर्फ CSET के टेस्ट 249 में। तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में अवेलेबल है। इनमें से जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी हमारा जो सी सेट के रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है, इट इज़ नो मोर लाइव नाउ। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हफ्ते का हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंटेंट हम आपका एक डाउट सेशन जो है वो वीकेंड में लेते हैं, सो दैट कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वी कैन टेक दम अप। ठीक है, हम उन डाउट्स को लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कोर्स चल रहा है और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है या जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। द ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो द टीचिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी रिलीजियसली। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करनी है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। सिर्फ 999 में ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या कोई सवाल इस कोर्स को लेकर भी अगर आपके मन में है तो अगेन ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं दिखता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप को डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, कुछ नया आप लोग अगर सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। अदरवाइज़ 300, 400, 500 व्यूज़ पर सेशंस को डेली बेसिस पर उतने ही मोटिवेशन या उतने ही जोश के साथ कंटिन्यू करना, इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। ये आप भी बात समझ सकते हैं। और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इस तरीके के एनालिसिस शुरुआत में एक बार बड़े जोश के साथ शुरू करे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ व्यूअरशिप, है ना, व्यूज़ नहीं होने की वजह से वो सारे बंद हो गए। तो बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग, वी आर स्टिल फाइटिंग हार्ड कि हम किसी तरीके से चीज़ों को लेकर सर्वाइव कर सके। बट उसके लिए हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप अपना सपोर्ट करते रहेंगे, कंट्रीब्यूशंस करते रहेंगे, तो वी विल डेफिनेटली टेक इट अ लॉन्ग वे। हम इसको काफ़ी आगे लेके जाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इसमें और बदलाव भी किए जाएं, कुछ इसको और बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएं। बट उसके लिए भी आपका साथ और आपका सहयोग और आपका कंट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और सजेशंस, फीडबैक आप देना चाहें टू मेक दीज सेशंस बेटर वन, मोर एंगेजिंग, अगर आप बनाने के लिए आपके पास अगर कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस लिंक के थ्रू जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।